everyone. So we are back with another video. This is a part 2 of suit of civil nature. In the previous video, we have given some of the introductions about suit of civil nature, types of jurisdiction you have already seen. So this is the second part. In this video, we are going to discuss the suit of civil nature in detail. So in the preview, what we are going to study here you can see पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सूट एंड केस। ये पहले मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि सूट और केस, सिविल सूट एंड सिविल केस, इसमें क्या डिफरेंस है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। देन we will discuss about suit of civil nature and civil suit. Okay, then after we will talk about suit which are not of civil nature. This is also important. Many of the times you can find questions in the examination that which suit are not of civil nature. This is also very important. Then there are two explanations to section 9. सेक्शन 9 का दो एक्सप्लेनेशन है, वन इज एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2। तो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 9 क्या बोलता है, क्या बताना चाहता है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बार अंडर सेक्शन 9। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार, वन इज इम्प्लाइडली बार एंड सेकंड वन इज एक्सप्रेसली बार। जो दो टाइप का बार है सेक्शन 9 में, ये क्या बोलता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द मेंस क्वेश्चंस। एग्जाम में सेक्शन 9 से जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का मेंस एग्जाम में सेक्शन 9 से क्वेश्चंस आता है। तो किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हियर द प्रॉब्लम इज, इफ द वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल लेंथी, देन हैव पेशेंस, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है। We never ever want to compromise with conceptual clarity. तो ये आपको मिल रहा है पका हुआ खिचड़ी, आपको जो भी हम हो सकता है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डू वॉच आवर वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स कंटिन्यू। The first thing we are going to discuss here is what is the difference between civil suit and civil case. Many times you will feel कि जो सिविल सूट होता है वही सिविल केस होता है, आपको ऐसे लगता होगा। इज देयर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस? सिविल सूट हो या सिविल केस हो, लगता तो सेम है, इसके बीच में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ है। सो व्हाट इज सिविल केस? Whenever talking about the term civil case, जब भी आप सिविल केस बोलते हो, then you must understand you are talking the nature of a particular case. आप एक केस का नेचर बोल रहे हो, आप एक केस का कैरेक्टरिस्टिक और नेचर के बारे में बोल रहे हो। जैसे इन जनरल आप एक आदमी को पूछो कि व्हाट काइंड्स ऑफ केसेस डू यू नो, तो वो क्या बोलेगा? सिविल हो सकता है, नहीं तो क्रिमिनल हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ए केस कैन बी आइदर सिविल or criminal. So basically when you are talking about civil cases, then you must understand you are talking about the nature of the case. At the same time यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बोल देता हूँ, ये ब्रॉडर टर्म है। एज कंपेयर टू सिविल सूट, सिविल केस एक ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि सिविल केस के अंदर सिविल सूट आता है, राइट? तो ये क्या है? सिविल केस मीन्स इट इज नॉट ए क्रिमिनल लीगल मैटर। ये क्रिमिनल नहीं है, इसका नेचर जो है ये सिविल है। एंड इट इंक्लूड सिविल सूट भी हो सकता है और एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स हो सकता है, जैसे समरी प्रोसीडिंग्स हो सकता है। ये सारे चीज को हम मिला के सिविल केसेस बोलते हैं। तो सिविल केसेस बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे चीज आता है। इसका जो एम्बिट है, दिस इज वेरी वाइडर एज कंपेयर टू सिविल सूट। तो सिविल सूट क्या है? सिविल सूट अब जब बोलते हो, सूट मीन्स इट इज वन सॉर्ट ऑफ, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू parties and one party has initiated a proceeding in the court of law. यदि कोई पार्टी एक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग इनिशिएट कर चुका है, देन इट विल बी कंसिडर टू बी ए सिविल सूट। इसको सूट माना जाएगा। सो मोस्टली सूट जब बोलते हो आप, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक प्रोसीडिंग के बारे में बात करो। इट इज मोर inclined to proceeding. तो civil suit specifically refers to a legal action initiated by one party. एक legal action जो कि one party, एक पार्टी के द्वारा इनिशिएट स्टार्ट किया गया है against another, दूसरे के अगेंस्ट में किया गया है, टू एनफोर्स ए लीगल राइट और सीक रिलीफ।
ओके, सो इट इज मोर इंक्लाइन टू द प्रोसीडिंग सूट। बट अब केस जब बोलते हो, सिविल सूट भी इसमें आता है और बहुत सारे अदर चीजेस भी आता है। जैसे लेट्स से यू नो अबाउट, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशंस, ऑल दीज आर सिविल केसेस, बट यू कैन नॉट टेल दीज थिंग्स लाइक द मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, यू कैन नॉट टेल ऑल दीज थिंग टू बी सिविल सूट। इसको आप सिविल सूट नहीं बोल सकते। व्हाट इज द रीजन? What is the reason? Because we generally don't follow the pure procedure of procedural law in those mediation, arbitration और conciliation। इसमें हम purely procedure follow करेंगे जैसे CPC, CRPC। तो what is the objective of these particular mechanisms? The objective of this particular mechanism will be vanished। जो भी इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि नॉर्मल प्रोसीजर जो हम कोर्ट में फॉलो करते हैं उसको नहीं फॉलो करेंगे, हम टाइम सेव करेंगे। So all these are civil cases, but all these are not civil suit। क्योंकि सूट में यहाँ पर आप देख सकते हो ए सिविल सूट फॉलोज ए स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल लॉ। जहां पर सिविल सूट बोल रहे हो तो वहां पर प्रोसीजरल लॉ अप्लाई होगा, जैसे सीपीसी हो गया, और और स्ट्रिक्टली अप्लाई होगा और फॉलो होगा। सो दिस इज नोन एज सिविल सूट। जब केस बोलते हो इसमें सिविल सूट तो आता है, उसके साथ साथ बहुत सारे एंगल्स इसमें कवर होता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सूट एंड ए सिविल केस। ये आपको पता होना चाहिए, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज अबाउट द सेक्शन 9 जो कि हमारा कोर है टॉपिक का। क्योंकि अभी हम सेक्शन 9 को डिस्कस करने वाले हैं। अब तक व्हाटसोएवर यू हैव रेड, ये सारे उसका बेसिक्स थे। ये बेसिक्स आपको पता नहीं होगा तो सेक्शन 9 आप नहीं समझ पाओगे। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव मेड a very we have made the video which is based on the conceptual clarity of section 9 की क्या है क्या नहीं है। सेक्शन 9 को जाने से पहले वो सारे हम क्लियर कर चुके हैं। तो कमिंग टू द पार्ट ऑफ सेक्शन 9, तो सेक्शन 9 क्या बोलता है, इसमें हम बेयर एक्ट को इंटरप्रिटेशन करेंगे। आज लॉ स्टूडेंट यू मस्ट नो हाउ टू रीड द बेयर एक्ट, क्योंकि बेयर एक्ट रीड करना एक कला है। तो हम यहाँ पर सेक्शन 9 को तोड़ेंगे, अच्छे से समझेंगे ये क्या बोलना चाहिए, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंशन ऑफ सेक्शन 9, ये सारे चीज हम यहाँ देखेंगे। तो सेक्शन 9 में आप देख सकते हो कि 3 पार्ट है। वन इज द सेक्शन 9 जो मेन पार्ट है, जो बोलता है ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, दिस द मेन पार्ट। इसके साथ साथ देयर आर टू एक्सप्लेनेशंस, इसके साथ साथ देयर आर टू एक्सप्लेनेशन, दो एक्सप्लेनेशंस है। कमिंग टू द पार्ट ऑफ द मेन सेक्शन, ये बोलता है द कोर्ट्स shall subject to the provisions herein contained, okay, the court shall subject to the provisions herein contained have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suit of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। कुछ समझ में नहीं आया भाई, हम है ना समझाने के लिए कि क्या है क्या नहीं, इसीलिए तो हम बैठे हैं। तो पहले देखो यार, यहाँ पर बहुत सारे कॉलम में आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिले, जैसे साल हो गया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट हो गया, ऑल सूट्स हो गया, सिविल नेचर हो गया, और कॉग्निजेंस हो गया, और इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बात। ये जो चीज डिफरेंट कॉलर में मेंशन किया है, देयर इज ए रीजन फॉर दैट। इसका रीजन क्या है, इसके ऊपर स्ट्रेस देके आपको पढ़ना है, व्हाई दिस इज सो। The first thing you must understand as a law student, whenever the word shall has been written, then you must understand it is putting, the legislation is putting a mandate upon the court। shall मतलब आपको करना ही करना है। shall, this is a mandate, this is a mandatory provision, आपको करना ही करना है। may होगा तो क्या होगा, this is discretionary, it is up to the discretion of the court। यहाँ पर लिखा गया है shall। shall मतलब what is the intention of the legislation, the legislation का intention ये है कि कोर्ट को करना ही करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट। कौन सा प्रोविजन, सीपीसी में सेक्शन 9 में जो प्रोविजन है, जैसे आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, ये जो प्रोविजन है इसको सब्जेक्ट मतलब दिस इज एन एक्सेप्शन। मतलब ये बोल रहा है हम जो भी यहाँ बोल रहे हैं वो सही है, उसके साथ साथ जो भी एक्सेप्शन है इसका, इस सेक्शन का है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट जो लिखा गया है वो एक्सेप्शन के लिए लिखा गया है, इस सेक्शन का एक एक्सेप्शन है उसी के लिए लिखा गया है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन जहां पर आप देखोगे मतलब उस सेक्शन का कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है,
कि कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, ये उसका एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दिया, छोड़ो इसको। तो और एक बार पढ़ते, the courts shall have jurisdiction to try all the suits of civil nature excepting this, ओके। तो इसका मतलब ये है, तो जितने सारे कोर्ट्स हैं, जितने सारे कोर्ट्स हैं, shall they have, so mandate there the legislation is putting shall have the jurisdiction, मतलब इसका पावर है कि ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर, कोई भी सूट सिविल नेचर का है उसको ट्राई कर सकता है। तो कोई भी कोर्ट, ऑल द कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट एक सूट ऑफ सिविल नेचर का केस को ट्राई कर सकता है। इसका बेसिक सिंपल हिंदी मीनिंग यही है। तो यहाँ पर दो चीज आपको देखना है, साल तो आपको पता हो गया कि इट इज पुटिंग एंड मैंडेट, सेकेंडली ऑल सूट मतलब सारे सूट को ट्राई कर सकता है, लेकिन सूट क्या होना चाहिए कि सूट ऑफ सिविल नेचर, सूट सिविल नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, देन व्हाट इज सूट ऑफ सिविल नेचर। सिविल केसेस होता तो हाँ ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, सिविल सूट होता तो भी हमको समझ में आता है, देन व्हाई द टर्म सिविल नेचर हैज बीन यूज्ड हियर, सिविल नेचर क्यों यूज किया गया है, इसको आपको समझना है। सिविल सूट क्यों नहीं यूज किया है, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंशन हियर, इसको आपको समझना है, ये हम समझेंगे आगे। और बाकी नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट रहा उस, ये एक्सेप्शन पार्ट है। जो एक्सेप्शन पार्ट है इसमें बोल रहा है कि कोर्ट किसको ट्राई नहीं कर सकता है, जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है। तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको भी हम समझेंगे, और इस सेक्शन का दो एक्सप्लेनेशन है, इसको भी हम समझेंगे। तो वन बाय वन विल डील विथ इट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज सेक्शन 9, इसमें दो कंसेप्ट है, वन इज पॉजिटिव कंसेप्ट, वन इज नेगेटिव कंसेप्ट। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, जो सेक्शन बोल रहा है उसको हम पॉजिटिव से कंसेप्ट बोलते हैं, और जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है उसको हम नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं। सेक्शन 9 में आप यहाँ देख सकते हो पॉजिटिव कंसेप्ट में लिखा हुआ है सिविल सूट एंड सूट ऑफ सिविल नेचर। जो सूट ऑफ सिविल नेचर लिखा गया है और सिविल सूट लिखा है, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि जो भी इस सेक्शन का इस सेक्शन को वो बहुत वाइड एंगल दे रहा है। कौन सा चीज ना, सूट ऑफ सिविल नेचर, द वर्ड सूट ऑफ सिविल नेचर जो लिखा गया है इस सेक्शन को, उस इस सेक्शन का थोड़ा सा वाइड एंगल दे रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई वी कंसिडर दिस पार्ट एज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसका जो एंगल है वो उसको वाइड कर रहा है, ओके। सेकेंडली ये सेक्शन और क्या कर रहा है, इट ऑल्सो पुटिंग एन रेस्ट्रिक्शन, ये सेक्शन रेस्ट्रिक्शन भी पुट कर रहा है किसके ऊपर ना, एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार। जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार है वो कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता है। सो दिस इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। तो टू पार्ट्स है, इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सूट ऑफ पॉजिटिव कंसेप्ट पढ़ेंगे, सिविल सूट एंड सूट ऑफ सिविल नेचर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाई द वर्ड सूट ऑफ सिविल नेचर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिविल सूट। हो सकता है कि लेजिस्लेचर हैज द इंटेंशन, इसलिए तो कुछ सिविल नेचर यूज किया है सिविल सूट के बदले में। तो व्हाट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंशन, इसको हम समझेंगे। सिविल सूट का मतलब क्या है, whenever you are talking about civil suit means the there is a violation of a legal right, देयर इज अ वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट, एक लीगल राइट का वायलेशन हो गया है, सिविल लीगल राइट का वायलेशन हो गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यू आर इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू फाइल ए केस अगेंस्ट द पर्सन हु हैव वायलेटेड योर राइट। दिस इज सिविल सूट, ओके। दिस इज सिविल सूट। सिविल का मतलब है whenever the dispute is between a private individuals or organization where the right of the private individuals or organization has been violated, सिविल का मतलब ये है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सिविल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सीपीसी। सीपीसी में ये डिफाइन नहीं किया गया है सिविल का मतलब क्या है, लेकिन एक प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का जब राइट वायलेट हो जाता है देन इट इज कॉल्ड सिविल, ओके। तो वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट, तो ये नॉर्मल हो गया सिविल सूट। जहां पर एक सिविल लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो उसको हम सिविल सूट बोलेंगे, okay. For example, let's say I have a property, I am the owner of that property, someone entered into my property, someone trespassed into my property, so he has violated my right, okay. So here I am empowered to file a case in the court of law because my civil legal right has been violated. This is as simple as it is. ये होता है सिविल सूट, ये होता है वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट। इस एग्जांपल से आपको पता चल गया।
कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज सूट ऑफ सिविल नेचर? सीट ऑफ सिविल नेचर का जो स्कोप है, इट इज मच वाइडर एज कंपेयर टू सिविल सूट। क्यों है? बिकॉज इन सूट ऑफ सिविल नेचर इसमें क्या होता है, देयर इज ए वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट। इसमें सिविल लीगल राइट का वायलेशन होता है, कंपल्सरीली सिविल लीगल राइट का वायलेशन होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी some of the social or religious issues that are involved to the case। एक केस ऐसा है जहां पर सिविल लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, एट द सेम टाइम वहां पे कुछ सोशियल रिलीजियस राइट और इश्यूज भी इन्वॉल्व है, देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी ए सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर, सिविल सूट, द बेसिक डिफरेंस इनमें ये है। सो द टर्म दैट हैज बीन यूज्ड इन सेक्शन 9 इज सिविल नेचर एंड नॉट सिविल सूट। So we are very much clear here. The legislative intention is to make the scope or angle of section 9 to much wider। legislative intention है यहाँ है, ये है कि जो भी स्कोप है सेक्शन 9 को, उसको थोड़ा सा वाइड करना। वाइड करने से क्या होगा, तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केसेस कैन बी फाइल्ड इन ए सिविल कोड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केस सिविल कोर्ट में फाइल हो सकता है। जैसे ये सारे चीज ना, जो एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल से पहले ये जो वेन डायग्राम है इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर देयर आर टू सर्कल्स, वन इज हियर इट हैज बीन रिटन सिविल सूट, इन द सेकंड सर्कल इट हैज बीन रिटन सूट ऑफ सिविल नेचर। सीट ऑफ सिविल नेचर ये बड़ा वाला सर्कल में, दिस इज बिकॉज इट इज मोर वाइडर। ओके, और सिविल सूट का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए ये बस छोटा वाला सर्कल में है। सो यहाँ पर ओनली आपका सिविल लीगल राइट का वायलेशन होता है तो ये सिविल सूट में फॉल करेगा, और सिविल लीगल राइट के साथ साथ कुछ सोशियो रिलीजियस राइट्स भी इन्वॉल्व है, देन सूट ऑफ सिविल नेचर में फॉल करेगा। सो एनी ऑफ दिस सूट ऑफ सिविल नेचर, इफ एनी केसेस अराइजेस which is with respect to civil court of civil suit of civil nature, then you can file in a civil court of competent jurisdiction। okay, so I think this is clear। coming to the next part, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सूट ऑफ सिविल नेचर में क्या होता है कि लेट्स से देयर इज ए पर्सन हु इज लिविंग इन ए विलेज। एक पर्सन है जो कि एक विलेज में रह रहा है। वहां पर क्या होता है, उस पर्सन को उसका कास्ट से बाहर कर दिया जाता है। ओके, वो पर्सन को उसका कास्ट से बाहर किया कर दिया जाता है कि द a particular community just remove a person from that caste। okay, so आपको मेरा क्वेश्चन से है whether it is a case of civil suit is or it is a case of suit of civil nature। तो यहाँ पर आंसर ये है, कोई भी पर्सन को जब कास्ट से निकाल दिया गया है, देन इट इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर। ये सिविल सूट भी नहीं है और सूट ऑफ सिविल नेचर भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस मैटर इज टोटली बेस्ड अपॉन ए सोशल राइट। ओके, दिस मैटर इज टोटली बेस्ड अपॉन ए सोशल कंसेप्ट कि एक पर्सन को एक कास्ट से बाहर कर देने से कुछ नहीं होता है, वो सिविल केस नहीं बनता है। But in that particular case, let's say the person has been expelled from a particular caste, and at the same time, the community has imposed certain restriction on that person which is violating the legal right of that person। Let's say उस पर्सन को कास्ट से बाहर कर दिया गया है, एट द सेम टाइम क्या हुआ है कि उस पर्सन को के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि यू कैन नॉट यूज द वाटर, you cannot use the common tube well, you cannot use the particular common playground। so if you are restricting or imposing certain restriction upon that person, then definitely it is not only affecting his social life but also it is also affecting his civil right। तो यहाँ पर social के साथ civil भी affect कर रहा है। now it can be a case of suit of civil nature। यहाँ पर एक suit of civil nature का केस में ही आता है और बन सकता है और फाइल भी केस हो सकता है, लेकिन ओनली कास्ट से किस पर्सन को एक्सपेल कर देने में सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल।
कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देयर आर डिफरेंस, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट अमाउंट्स टू सूट ऑफ सिविल नेचर एंड व्हाट नॉट अमाउंट्स टू सूट ऑफ सिविल नेचर। सिविल सूट में तो आपको पता है कि जहां पर एक सिविल लीगल राइट का वायलेशन होता है तो वो सिविल सूट बन सकता है, बट सूट ऑफ सिविल नेचर में सिविल लीगल राइट का वायलेशन होता है, एट द सेम टाइम सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट भी आता है, देन इट विल कंसिडर टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर, बट वन मस्ट थिंग, वन मस्ट टेस्ट यू हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन, दैट इज यू हैव टू सी कि वहां पर एक सिविल लीगल राइट का वायलेशन होना जरूरी होता है, वो जरूरी होता है, नहीं होता है तो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। तो सूट ऑफ सिविल नेचर का बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए फाइल से सूट अगेंस्ट पी टू रिकवर पोजीशन ऑफ लैंड alleging illegal possession, yes this is a suit of civil nature, because ये वाला एग्जांपल मैं पहले आपको दिया था, क्योंकि एक का सिविल राइट का वायलेशन हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, इजमेंटरी राइट, ये सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट ये सब सूट ऑफ सिविल नेचर है। जैसे रिलीजियस राइट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, whether it amounts to suit of civil nature or not, this is important, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्यों आता है, if the dispute related to appointment or removal of the trustee of a religious institutions, right to worship, a group of devotees file a suit claiming the right to worship at a temple, so यहाँ पर आपका जो राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजन नाम का एक राइट दिया गया है एज अ फंडामेंटल राइट, तो इफ समवन इज रेस्ट्रिक्टिंग यू टू वर्शिप, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका राइट का वायलेट होता है, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर बनता है, और ये प्योरली रिलीजियस इश्यूज नहीं है, इसमें आपका सिविल लीगल राइट भी इन्वॉल्व है, सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। लेकिन लेट्स से एक सिचुएशन ऐसे आता है जहां पर द रिलीजियस डिस्प्यूट्स आर इंक्लूडेड इन a suit of civil nature only if it involves shoot or proprietary rights, not प्योरली रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स और प्रैक्टिसेस। जैसे इसका मतलब, ये जो नोट्स है ना, इसका जो मतलब है ये है, लेट्स से यू बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर रिलीजन, यहाँ पर वहां पर आपका एक कस्टम है कि बैठ के पूजा करना चाहिए या खड़ा होकर पूजा करना चाहिए, इस टाइप का एक इशू है, और इस टाइप का इशू को लेकर आप आ रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में कि फाइल करने के लिए एक सिविल केस, क्या सोचते हो, आपको लगता है ये सिविल केस बनेगा? नहीं बनेगा सिविल केस। why this is so? Because it is based upon some source, some customs, and it is purely religious in nature, इसमें कुछ सिविल लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, इसमें कुछ फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे टेनेंसी एंड लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट, ये भी हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट, आपके बेस में कॉन्ट्रैक्ट था और वायलेशन हो गया, तो आपका लीगल राइट का वायलेशन हुआ, तो सूट ऑफ सिविल नेचर बन सकता है। इसका जो आप देख सकते हो, कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसका जो एग्जांपल्स है ये बहुत ही लेंदी, अब बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत ही एक्सटेंसिव है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द सूट्स व्हिच आर नॉट ऑफ सिविल नेचर। यहाँ पर तीन चीज है, पहले तो सिविल सूट क्या है मैं आपको समझा दिया, द सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है उसको भी समझा दिया, द थर्ड कैटेगरी दैट इज द सूट व्हिच आर नॉट ऑफ सिविल नेचर, यहाँ से एग्जाम से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इट इज अ लिटिल टेक्निकल, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सूट है ये क्यों सिविल नेचर का नहीं है। ओके, ओके, तो एग्जांपल्स में क्या है, जैसे रिलीजियस और सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस हो गया। ओके, द डिस्प्यूट्स प्योरली अबाउट द मैनर और फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स, अभी वाला जो एग्जांपल में दिया कि आपको बैठ के पूजा करना चाहिए या खड़ा होकर पूजा करना चाहिए, दिस इज समथिंग बेस्ड अपॉन द रिचुअल्स, दिस इज बेस्ड अपॉन समथिंग योर बेस्ड अपॉन, इट इज बेस्ड अपॉन योर कस्टम्स, सो it is purely religious issue, so it cannot be considered to be a suit of civil nature. Understand my point? Secondly, let's say the political matters. The political matters are also considered not to be the suit of civil nature. Similarly, purely social issues. ओके, जैसे ए फाइल से सूट क्लेमिंग बी डज नॉट बिलोंग टू ए स्पेसिफिक कास्ट, बी एक स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करना था विदाउट एनी प्रॉपर्टी और मेंबरशिप राइट बीइंग अफेक्टेड, बी का प्रॉपर्टी और मेंबरशिप राइट कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है, बस बी को कास्ट से निकाला दिया गया है कि भाई आप तुम जाओ हमारा कास्ट से। ओके, सो दिस डज नॉट अमाउंट to a suit of civil nature, but in that case
मैं पहले जो बताया था कि बी को बोला गया है कि आप ट्यूबवेल यूज नहीं कर सकते हो, आप कॉमन प्लेग्राउंड यूज नहीं कर सकते हो गांव का, देन इट इज अफेक्टिंग द सिविल लीगल राइट ऑफ बी एंड नाउ इट बिकम्स अ सूट ऑफ सिविल नेचर। सिमिलरली रिलीजियस ऑफिस डिस्प्यूट्स आर आल्सो कंसिडर नॉट टू बी सिविल ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर। ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है। एंड आई होप कि आपको पता लग गया कि व्हाट अमाउंट्स टू सूट ऑफ सिविल नेचर एंड व्हाट डज नॉट अमाउंट्स टू सूट ऑफ सिविल नेचर।